Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो एवरीवन। तो देखना यहाँ पे ये हमारा आज का जो लेक्चर है क्लास 11th चैप्टर हम लोग सेकेंड पढ़ रहे हैं, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और ये आज का जो है वीडियो नंबर 2 है। क्लियर है ना। आज के सेक्शन में हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से किंगडम मोनेरा से। क्लियर है ना, क्योंकि क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था पीछे के क्लासेस में। ओके जिसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक हमने देखा था, जो कि RH व्हिटेकर ने दिया था। उससे पहले की भी बातें की थी हमने, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम और इनफैक्ट 6 किंगडम भी हमने बात की थी, जो कार्ल लूज ने दिया था, जो 3 डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं जिसे, जैसे कि सुपर किंगडम भी तुम बोल सकते हो। क्लियर है ना। तो ये चीज समझ गए। अब यहाँ पे हम बेसिकली फॉलो करेंगे किसे, तो हम फॉलो करने जा रहे हैं RH व्हिटेकर वाले क्लासिफिकेशन को, RH व्हिटेकर वाले क्लासिफिकेशन को। और यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो 5 किंगडम। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बेसिकली इस चैप्टर में तो हमें 3 ही किंगडम पढ़ने हैं, एंड दैट इज व्हाट, एक तो तुम्हारा मोनेरा पढ़ना है, दूसरा तुम्हारा प्रोटिस्टा पढ़ना है और तीसरा तुम्हारा फंगी पढ़ना है। क्लियर है ना। और इसके बाद इसके बाद जो चौथा किंगडम होगा बेसिकली दैट इज प्लांटी, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे। और उसके बाद जो किंगडम होगा एनिमेलिया, वो उसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो देखते हैं मोनेरा में क्या बोल रही है एनसीईआरटी। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। देखो मैंने पीछे भी कई बार ये जिक्र करा था कि मोनेरा का मतलब ही होता है बैक्टीरिया या फिर जो प्रोकैरियोट्स हो। एक्चुअली प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर, और प्रोकैरियोट तुम्हें अब तक तो पता होगा, दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अबंडेंट मीन्स सबसे ज्यादा पाए जाने वाला। क्लियर है ना। तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में है ना, वो कौन है, तो बैक्टीरिया है। या बैक्टीरिया के लिए पता है हम एक लाइन भी बोलते हैं कि दे आर ओमनी प्रेजेंट, मीन्स बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर। इवन जो जहाँ पे एक्सट्रीम हैबिटेट्स होते हैं ना, वहाँ पे भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। देखो आगे एनसीईआरटी बोलेगा यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन आ रहा है, तुम्हारा बैक्टीरिया आ रहा है। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट है, तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। क्लियर है ना। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर एक मुट्ठी सॉइल लेते हो तो उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। वो भले ही तुम्हें दिखे या नहीं दिखे, वहां पे तो प्रेजेंट है ही है। क्लियर है ना। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। एक्सट्रीम हैबिटेट जैसे कि स्प्रिंग हो गए, स्प्रिंग में भी हॉट स्प्रिंग जहाँ का कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो। देन डेजर्ट जहाँ की समझ ही रहो, पानी वगैरह की कमी हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो इन सब जगहों पे रह सकता है। स्नो में भी पाया जा रहा है, इवन डीप ओशन में भी पाए जा रहे हैं, जहाँ की बहुत ही कम लाइफ प्रेजेंट है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे भी तुम्हारा बैक्टीरिया सरवाइव कर जाता है। तो यहाँ पे तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या सर सारे बैक्टीरिया सरवाइव कर जाते हैं। द आंसर इज ऑब्वियसली नो। देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज, अभी पढ़ेंगे आगे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बैक्टीरिया का। सो खास करके जो तुम्हारे आर्की बैक्टीरिया होते हैं, क्लियर है ना, वही सब ये स्पेशल वाले, स्पेशल फीचर वाले होते हैं। क्लियर है ना। तो देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया ओनली जो कि इन एक्सट्रीम हैबिटेट में भी सरवाइव कर जाता है। मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन द ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। देखो अगर इन रहेगा तो इसे क्या बोलते हो, इसे बोलते हो इंडो पैरासाइट। क्या बोलते हो, इंडो पैरासाइट। और अगर ऑन रहेगा, अगर ऑन रहने वाला है तो इसको बोलोगे एक्टो पैरासाइट। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये 2 वर्ड भी याद रखना। अगर बॉडी के अंदर रहने वाला है कोई पैरासाइट, पैरासाइट तो समझते हो, जो किसी दूसरे पे डिपेंड करे, दूसरे को होस्ट बना के रखे। क्लियर है ना, उससे न्यूट्रिशन ले, उसके बॉडी के अंदर अगर रहे तो इंडो पैरासाइट, और उसके बॉडी पे रहे तो एक्टो पैरासाइट। जैसे लीच वगैरह जानते हो ना, तो दे आर द एक्टो पैरासाइट एक्चुअली। तो वैसे ही बैक्टीरिया भी इंडो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट के कैटेगरीज में आ जाते हैं। बैक्टीरिया में देखो न्यूट्रिशन तुमने पीछे पढ़ा था, पैरासिटिक या सेप्रोफिटिक भी तो होता है ना। तो सेप्रोफिटिक वाले तुम्हारे डिकम्पोजर्स होते हैं। पीछे का जो भी चैप्टर है भूलना नहीं है, क्योंकि पीछे का भूलोगे फिर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं ना बेसिकली तुम्हारे नीट के पेपर में, वो कहीं एक जगह से उठा के नहीं दे दिया जाता है डायरेक्टली। वहां पे 2-3 टॉपिक से कनेक्ट करके एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बनाया जाता है। तो जब तक वो 2-3 टॉपिक तुम्हें
अच्छे से पता नहीं होगा, तुम उस क्वेश्चन को टेकल ही नहीं कर पाओगे ना। सो दैट्स वाई पीछे का कुछ भी नहीं भूलना है, और तुम्हारा सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे डिपेंड करता है कि तुमने जो पढ़ा, क्योंकि पढ़ते तो सबको ही है, तुमने जो पढ़ा उसमें से कितना तुम्हारे पास प्रेजेंट है एट दैट मोमेंट जब तुम एग्जाम दे रहे हो। क्लियर है ना? सिंपल सा बस एक ही थ्योरी है तुम्हारे सिलेक्शन का, कि तुम एग्जाम में बैठे हो तो तुम्हारे पास कितना कंटेंट प्रेजेंट है। ओके, क्योंकि यहाँ तो तुम्हें हर चीज मिल रहा है कंटेंट, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे हम कुछ दिनों में, लेकिन एग्जाम के समय बस यही मायने रखेगा कि तुम्हारे पास कितना कंटेंट है, तुम्हारा खुद का कितना तुम्हें याद है, और उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, तो बार बार रिवीजन करते रहना होगा। क्लियर है ना? सो बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। तो बैक्टीरिया को यहाँ पे 4 कैटेगरी में हमने बांटा बेस्ड ऑन देयर शेप। ये सीधा सीधा याद रखना है तुम्हें। स्फेरिकल को बोलेंगे कोकस, जिसका प्लूरल है कोकी। रॉड शेप्ड को बैसिलस बोलेंगे, जिसका प्लूरल है बैसिली। कॉमा शेप्ड को विब्रियम बोलेंगे, जिसका प्लूरल है विब्रियो। एंड स्पाइरल बैक्टीरिया को स्पाइरिला बोलेंगे। क्लियर है ना? स्पाइरल को स्पाइरिलम बोलेंगे, जिसका प्लूरल है स्पाइरिला। क्लियर है ना? और यहाँ पे देखो फिगर भी दिखाया गया है, कोकी स्फेरिकल, बैसी तुम्हारे हो गए हैं रॉड शेप्ड। क्लियर है ना? स्पाइरिला हो गया तुम्हारे स्पाइरल शेप, और ये विब्रियो हो गया तुम्हारा कॉमा शेप। देख रहे हो कॉमा का जैसा लग रहा है ना, इस तरीके से ऐसे कॉमा का जैसा लग रहा है। क्लियर है ना? तो ये तुम्हारा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समझ लेना, आउट ऑफ एनसीईआरटी एक्चुअली, बस थोड़ा सा है इसलिए समझा रहा हूँ। सो मोटिलिटी इन बैक्टीरिया, मोटिलिटी मीन्स समझते हो, एबिलिटी टू मूव। मोटिलिटी का मतलब क्या होता है तुम्हारा, एबिलिटी टू मूव एक्चुअली। ओके, सो मोटिलिटी के आधार पे देखो यहाँ पे मोटिलिटी कहाँ से आएगी इस बैक्टीरिया में, तो बेसिकली जो फ्लैजलम होता है, फ्लैजला होता है, वही से एक तरह से लोकोमोटरी ऑर्गन होता है बैक्टीरिया में, और फ्लैजलम के आधार पे यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं, जिसे समझेंगे यहाँ पे। बैक्टीरिया आर मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल। कुछ मोटाइल भी होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल भी होते हैं। नॉन मोटाइल वो होंगे जो एक जगह पे रहने वाले होंगे, जो मूव नहीं करेगा। मूवमेंट इन बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ फ्लैजला। तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन आए कि बैक्टीरिया में मूवमेंट किसकी मदद से हो रहा है, 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएं, क्लियर है ना, तो द आंसर विल बी फ्लैजला। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजला, फ्लैजला का नंबर कितना है और किस तरह से अरेंज है, अरेंजमेंट को यहाँ पे फ्लैजलेशन बोल रहे हैं। तो यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड फ्लैजलेशन बैक्टीरिया आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। तो सबसे पहला क्या है, ए ट्राइकस। ए ट्राइकस में क्या है, व्हेन फ्लैजला आर एब्सेंट, मान लो कि ये एक बैक्टीरिया है, इसमें एक भी फ्लैजला नहीं है। क्लियर है ना? सो दिस इज कॉल्ड ए ट्राइकस। एग्जाम्पल है तुम्हारा माइक्रोकोकस। ओके, देन द सेकेंड इज मोनोट्राइकस, व्हेन ओनली वन फ्लैजलम ऑन वन एंड ऑफ बैक्टीरियम। जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, तो इधर देखो एक फ्लैजलम इस तरह से निकला हुआ है। क्लियर है ना? ये देखो तुम्हारा फ्लैजलम है। ओके, सो सिर्फ एक ही एंड में फ्लैजलम प्रेजेंट होगा, एंड दिस इज एग्जांपल इज विब्रियो। सो विब्रियो कॉलरी एक्चुअली। देन द थर्ड वन इज एम्फीट्राइकस। तो एम्फीट्राइकस में क्या होगा, व्हेन सिंगल फ्लैजलम इज प्रेजेंट ऑन बोथ द एंड्स ऑफ बैक्टीरिया। यानी यहाँ पे एक बैक्टीरिया है और इसके दोनों तरफ ये देखो फ्लैजलम प्रेजेंट है। सो दिस इज called amphitrachus, and the example is nitrosomonas. Then the fourth one is लोफोट्राइकस। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन ए बंच ऑफ फ्लैजला, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक फ्लैजला होंगे। बंच का मतलब एटलीस्ट 2 या 2 से अधिक। ओके, सो बंच ऑफ फ्लैजलम इज प्रेजेंट ऑन बोथ एंड ऑफ बैक्टीरिया। मतलब यहाँ देखो एक बैक्टीरिया बनाया और इधर देखो इस तरह से फ्लैजलम निकाल दिया, इधर भी इस तरह से फ्लैजलम निकाल दिया। क्लियर है ना? सो दिस इज कॉल्ड लोफोट्राइकस, एंड द एग्जांपल इज साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी एक्चुअली। देन सिफेलोट्राइकस क्या है, तो बंच ऑफ फ्लैजला प्रेजेंट होगा सिर्फ एक ही साइड में, मतलब इस तरीके से, एक तरफ प्रेजेंट है एक तरफ एब्सेंट है। क्लियर है ना? एंड द एग्जांपल इज कोरिने बैक्टीरियम। देन द लास्ट वन इज पेरीट्राइकस। तो पेरीट्राइकस में क्या है, पूरे ही बॉडी में फ्लैजलम होंगे, यानी कुछ इस तरीके से, है ना, पूरे ही बॉडी में तुम्हारा फ्लैजलम रहने वाला है। तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हो जाएगा, एंड द एग्जांपल इज एस्चेरिचिया कोलाई एंड साल्मोनेला टाइफी एक्चुअली। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो बेसिकली साल्मोनेला टाइफी नहीं आना चाहिए। क्लियर है ना? यहाँ से काट लोगे,
यहाँ पे साल्मोनेला का दूसरा वेराइटी आता है, यहाँ पे तुम्हारा आता है बेसिकली साल्मोनेला टाइफी। क्लियर है ना? तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, तो साल्मोनेला इंटेरिका आता है। ओके, सो ये चीज समझ गए, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। तो मोटिलिटी के आधार पे समझ गए, 6 तरह के यहाँ पे हो गए, आगे बढ़ते हैं। अब देखना आगे क्या बोल रहा है एनसीईआरटी। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। स्ट्रक्चर तो काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बिहेवियर वाइज वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। दूसरे ऑर्गेनिज्म के कंपेरिजन में बैक्टीरिया एज ए ग्रुप, पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिंगल बैक्टीरिया की नहीं, शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो समझते हो, जो सेल के अंदर के रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वहां पे भी जो डाइवर्सिफाइड रिएक्शंस है, यानी अलग अलग टाइप के जो रिएक्शंस है, वहां पे रिएक्शन में जो डाइवर्सिटी है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है तुम्हारे बैक्टीरिया में। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। यहाँ से तो तुम्हें याद ही होगा, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, बता दिया था मैंने। ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, लेकिन द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप्स। तो मेजोरिटी है बैक्टीरिया के, वो क्या है, तो हेटरोट्रॉप्स है। हेटरोट्रॉप्स का मतलब क्या हो गया कि दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। तो अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करने वाले तुम्हारे इसमें मेनली पैरासाइट्स हो जाएंगे। पैरासाइट्स में भी तुम्हें पता है इंडो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट होते हैं कुछ, और यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करने वाले तुम्हारे क्या हो जाएंगे, तो सैप्रोफाइट्स हो जाएंगे ना। तो दो तरह से हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था तो तुम्हारे टेबल में, पीछे का याद है ना तुम्हें, टेबल तो याद ही होगा, क्लियर है ना? और जरूर से जरूर पीछे का पॉइंट्स याद रखना, क्लियर है? क्योंकि एज आई हैव टोल्ड अर्लियर कि जो सिलेक्शन जो दिलाता है तुम्हें, क्लियर है ना, एग्जाम में, वो यही दिलाता है कि एट द टाइम ऑफ एग्जाम या एट दैट मोमेंट तुम्हारे पास कितना कंटेंट है खुद का, और वो तभी बढ़ेगा जब तुम बार बार एक ही चीज को रिवाइज करोगे। कोई चीज पढ़ा हुआ है ना, नो मैटर, रिवाइज करो उसे, क्लियर है ना? क्योंकि जब रिवाइज करोगे तो वहां पे कुछ नए चीज आएंगे जो तुम्हारे दिमाग में वो एक तरह से टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट होता चला जाएगा, क्लियर है ना? और साथ साथ अगर तुम वहां पे इंटरेस्ट लेके वही काम करते हो ना, तो ये जो प्रोसेस है ना टेम्परेरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट करने का, ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, क्लियर है? सो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। बेसिकली यहाँ देखो एक बेसिकली आउट ऑफ एनसीईआरटी एक पॉइंट है, स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें भी, कभी कभी पूछ दिया भी जाता है, क्लियर है? क्या पूछा जाता है वो मैं बताऊंगा तुम्हें, बस सिंपल सा पूछा जाता है ना यहाँ पे कि कौन स्टेन ऑब्टेन करेगा, कौन नहीं करेगा, किसका कलर कैसा होगा, किसका कलर कैसा नहीं होगा, बस सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे समझना है क्या ये ग्राम स्टेनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल SC ग्राम डिफ्रेंशिएटेड बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग तो समझते होगे, स्टेनिंग मीन्स बेसिकली एक प्रॉपर कलर प्रोवाइड करना चीजों को, खास करके यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। जैसे तुमने टेम्परेरी स्लाइड बनाया होगा, टेम्परेरी मॉल्ट्स बनाए होंगे, लीफ के बनाए होंगे, एनिमल सेल के, प्लांट सेल के, चिक सेल के, ओनियन पील्स, ये सब चीजों को बनाया होगा तुमने अगर, या फिर नहीं बनाया होगा तो पढ़ा होगा जरूर। तो वहां पे याद करो सैफरनिन, मिथाइलिन, ये सब सॉल्यूशन यूज करते थे ना। सो क्यों यूज कर रहे थे? ताकि वो विजिबल हो जाए सही तरीके से, एंड दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड स्टेनिंग एक्चुअली। तो यहाँ पे भी स्टेनिंग करेंगे, बट यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन अलग होगा, और सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सॉल्यूशन क्या है। तो पहले स्टेप में क्या किया जा रहा है ग्राम स्टेनिंग में? इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस मेथड बैक्टीरिया आर स्टेन्ड विथ क्रिस्टल वायलेट और जिंसन वायलेट। क्रिस्टल वायलेट या जिंसन वायलेट से उसे स्टेन करेंगे, एंड देन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, स्टेनिंग के बाद बैक्टीरिया को धो देंगे हम एसीटोन या इथाइल अल्कोहल से। ओके, अब धोने के बाद जो भी बैक्टीरिया रिटेन करेगा स्टेन को, यानी जो कलरफुल हो जाएगा, क्लियर है ना, बेसिकली वॉयलेट या पर्पल कलर का हो जाता है, सो दे आर कॉल्ड बेसिकली पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंड सम बैक्टीरिया आर डीकलराइज्ड। जो डीकलराइज्ड हो, धुलने के बाद ना वो सारा का सारा कलर खत्म हो जाएगा, क्लियर है? सो दैट विल बी कॉल्ड ग्राम निगेटिव एक्चुअली, क्लियर है? तो यहाँ पे देखो बैक्टीरिया विच रिटेन स्टेन,
that is violet or purple are called gram positive and bacteria which decolorizes are known as gram negative. तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को फिर वापस हम क्या करेंगे, तो काउंटर स्टेन करेंगे सैफ्रनिन से और यहाँ पे फिर ये रेड कलर का हो जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि धुल चुका है ना तो उसे हम दोबारा से स्टेन करेंगे लेकिन इस बार सैफ्रनिन यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे समझना कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। यहाँ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये तो याद कर लेना। पॉजिटिव में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, देन निगेटिव में विब्रियो कॉलेरी एंड साल्मोनेला टाइफी। ओके, अब यहाँ पे समझना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो देखो बैक्टीरिया में होता क्या है तुम्हारा, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, क्लियर है ना, उसके ऊपर एक सेल वॉल हो गया। अब ये सेल वॉल बेसिकली किसका होता है, तो ये सेल वॉल होता है तुम्हारा किसका होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकिन का, पेप्टिडोग्लाइकिन। ओके, तो ये नॉर्मल हो गया। लेकिन कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी तुम्हें देखने को मिलेगा ना जहां एक सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर पेप्टिडोग्लाइकिन और उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर है एंड दैट इज कॉल्ड, ये तुम्हारा हो जाएगा ये पेप्टिडोग्लाइकिन का यहाँ पे हो गया ये तुम्हारा, तो ये हो जाता है तुम्हारा ग्लाइकोप्रोटीन का, ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर है ना, यानी एक प्रोटीन का एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी तुम्हारा पेप्टिडोग्लाइकिन है प्रेजेंट और सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। क्लियर है ना, तो यहाँ पे समझना होता क्या है, एक्चुअल में जो स्टेन रिसीव करता है ना, एक्चुअल में जो स्टेन रिसीव करता है वो रिसीव करता है तुम्हारा पेप्टिडोग्लाइकिन। तो यहाँ देखो एक्सटर्नल लेयर है पेप्टिडोग्लाइकिन, तो ये रिसीव कर लेगा, इसका कलर वायलेट हो जाएगा और धुलने के बाद भी ये कलर नहीं जाएगा क्योंकि ये पूरा एब्जॉर्ब कर चुका होगा। समझ में आ रहा है। लेकिन इस वाले केस में देखो तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, यानी ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे। लेकिन इस वाले केस में देखो एक एक्स्ट्रा लेयर है ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये जो स्टेन है ना क्रिस्टल वायलेट या जिंसन वायलेट, ये तुम्हारा दूसरे लेयर यानी यहाँ तक, ये सेकेंड लेयर जो है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन है एक्चुअल में, जो कि यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन है। ओके, तो यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा। क्लियर है, और अगर बाहर वाला स्टेन लेगा भी तो एसीटोन के साथ धुलने के बाद वो पूरा का पूरा स्टेन बाहर निकल जाएगा, डिसकलर हो जाएगा। क्लियर है ना, तो इसीलिए इसे हम बोलेंगे निगेटिव। और फिर इसे क्या करेंगे, तो इसे हम सैफ्रनिन से ट्रीट कर देंगे तो फाइनली ये रेड कलर का हो जाएगा। समझ में आया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तुमसे सोच के बताना यहाँ पे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में ज्यादा डेंजरस या यूं कहो कि ज्यादा बीमारी कॉज करने वाला जो एजेंट है वो कौन है, पॉजिटिव या निगेटिव। यानी अगर बैक्टीरिया से बीमारी हो रहा है, मान लो 100 बीमारी तुम नाम लेते हो, तो उसमें से मोस्ट ऑफ द बीमारी 50+ मान के चलो पॉजिटिव वाले से होंगे या निगेटिव वाले से होंगे। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है एंड द आंसर इज एक्चुअली कि निगेटिव वाले से होंगे। क्लियर है ना, ज्यादा डेंजरस तुम्हारा निगेटिव वाला होता है। क्यों भाई, क्वेश्चन है ना क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ना कितने कितने प्रोटेक्टिव लेयर हैं। यहाँ पे तो सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन है, यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा लेयर लेके आया है दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन का। तो अगर मान लो ऐसे बीमारियों से तुम मतलब ग्रसित होते हो तो ऐसे वाले बैक्टीरिया को मारना थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होगा ना, नॉर्मल वाले से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों लेयर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। क्लियर है ना, उस पार्टिकुलर दवाई को या ड्रग्स को। क्लियर है, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द जो डिजीज होते हैं वो बेसिकली निगेटिव वाले से होते हैं। क्लियर है ना, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव वाले से नहीं होते हैं, बट मैं मोस्टली बात कर रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया। ओके, तो इसके बाद देखो अब हम सब सेक्शंस पढ़ेंगे मोनेरा में, यानी बैक्टीरिया को अब डिवाइड करने जा रहे हैं आर्की बैक्टीरिया और साथ साथ यू बैक्टीरिया में। तो आर्की बैक्टीरिया यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। तो आर्की बैक्टीरिया में देखना क्या क्या दे रखा है। अब देखोगे यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया में क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक चीज बतला देता हूँ तुम्हें कि जो मोनेरा किंगडम है ना बेसिकली, यानी जो बैक्टीरिया किंगडम है। क्लियर है, तो इसमें अगर तुम मॉड्यूल्स वगैरह पढ़ते हो जैसे अलग अलग, तो वहाँ पे बहुत सारे चीज दिए गए हैं, लेकिन तुम्हें ज्यादा यहाँ पे पढ़ना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर है ना, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा यहाँ से पूछे नहीं जाते हैं। जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे 30-40, तो वहां से तुम्हें आइडिया भी मिल जाएगा कि किस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस 95% क्वेश्चन या 90+ क्वेश्चन बेसिकली 90%+ क्वेश्चंस बेसिकली तुम्हारे डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन से होते हैं। क्लियर है ना, बस तुम्हारा डिफरेंस ये होता है
कि 2-3 पैराग्राफ से मिला के कोई एक क्वेश्चन बनाया जाता है, क्लियर है ना। तो यहाँ एनसीईआरटी का एक एक लाइन तुम्हें क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए, ओके। और स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात करें मोनेरा का, तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर यानी प्रोकैरियोट का वो स्ट्रक्चर सेल जब पढ़ोगे यूनिट ऑफ लाइफ तो उसमें बताया जाएगा तुम्हें, क्योंकि एनसीईआरटी ने वहीं पे बतलाया है, तो यहाँ पे उसे नहीं पढ़ेंगे और बाकी सारे चीजों को यहाँ पे समझोगे। These bacteria are special since they have some of the most harsh habitats such as extreme salty area। यहाँ पे याद रखना है तुम्हें, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रहने वाले को क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में रहने वाले को क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। एंड मार्सी एरियाज में रहने वाले को क्या बोलते हैं, तो मिथेनोजेंस बोलते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे ये स्पेशल बेसिकली टाइप के एक तरह से समझ लो बैक्टीरिया है, क्योंकि ये कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर जाते हैं जहाँ पे कि सर्वाइव करना थोड़ा क्रिटिकल होता है, क्लियर है। सो आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। आर्कीबैक्टीरिया में यहाँ पे क्या है, तो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। और यही फीचर इसे क्या करता है, तो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है यहाँ पे, क्लियर है ना। और यहाँ पे तुम चाहो तो एक पॉइंट याद रखना कि आर्की बैक्टीरिया में तुम्हारा जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है वो एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे एक नोट बना के लिख लो, क्लियर है। यहाँ पे एक नोट बना के लिख लो कि जो पेप्टिडो ग्लाइकेन होता है सेल वॉल में, ये यहाँ पे एब्सेंट होता है, क्लियर है ना। इसके जगह पे कुछ दूसरे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि इसे बेसिकली इन सारे हैबिटेट में रहने के लिए पॉसिबल बनाते हैं, एबल बनाते हैं, ओके। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिथेनोजेन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो गट में प्रेजेंट होता है, किसके गट में, तो रुमिनेंट एनिमल के गट में, क्लियर है ना। सच एज काउज एंड बुफेलोज, क्लियर है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन दैट इज बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल। यानी यहाँ से एक और पॉइंट क्या आया कि ये मिथेनोजेंस जो हैं, मिथेनोजेंस तुम्हारे कहाँ प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है इन द गट ऑफ रूमिनेंट्स, क्लियर है, रूमिनेंट्स के गट में। और रूमिनेंट्स समझते हो ना, वैसे एनिमल्स जो रूमिनेशन करते हैं, रूमिनेशन समझते हो, बेसिकली जो क्या करता है, जैसे खाना खाएगा ना तो उसे पर्टिकुलर स्टोमक के एक पार्ट में बेसिकली स्टोर करेगा, उसके बाद उसे वापस मुंह में लाएगा और उसे दोबारा से वो बेसिकली चबाएगा, क्लियर है ना। सो इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन बोलते हैं, और ऐसे करने वाले जो एनिमल्स होते हैं उन्हें रूमिनेंट्स बोलते हैं। जैसे तुमने अक्सर देखा होगा गाय भैंस को कि एक बार में ढेर सारा खाना खा लेते हैं जब भी उन्हें खाना दिया जाता है, फिर जब वो बैठे रहेंगे ना तो उस समय भी वो चबाते रहेंगे कुछ ना कुछ। तो आखिर क्या चबा रहे हैं, फालतू का थोड़ी ना चबा रहे हैं, तो एक्चुअल में वो क्या करते हैं, वापस उसे लेके आते हैं माउथ में, क्लियर है ना, स्टमक से, और उसे वापस चबा के फिर आगे की ओर यानी उसे भेजते हैं डाइजेशन के लिए, क्लियर है ना। सो रूमिनेंट्स कहलाते हैं ये। इसमें तुम्हारे जैसे काऊ हो गए, जैसे बुफेलोज हो गए, ओके। सो ये सारे तुम्हारे रूमिनेंट्स होते हैं, और रूमिनेंट्स के गट में यानी रूमेन में बेसिकली मिथेनोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया है बेसिकली, क्लियर है ना। और ये किस में हेल्प करता है, तो ये हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में, क्लियर है ना। यहाँ से तुम्हारा प्रोडक्शन होता है किसका, तो बायोगैस का। अब यहाँ पे देखो बायोगैस में जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो तुम्हारा मीथेन ही तो होता है, दैट इज CH3 ना। तो यहाँ से मीथेन का बेसिकली फॉर्मेशन होता है, इसीलिए तो नाम पड़ा ना मिथेनोजेंस, देखो नाम से ही पता चल रहा है, क्लियर है। और ये नोट जरूर याद रखना कि यहाँ पेप्टिडोग्लाइकेन तुम्हारा एब्सेंट होता है। आगे बढ़े, अब यहाँ पे देखना द नेक्स्ट इज यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के बारे में समझोगे, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को क्या बोल रहा है, ट्रू बैक्टीरिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यू बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज, देन द आंसर विल गोज टू ट्रू बैक्टीरिया, ओके। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल। यहाँ पे क्या होगा, एक रिजिड सेल वॉल होगा, क्लियर है ना। और अगर यहाँ पे मोटाइल होगा, देखो इफ मोटाइल मैंने
मोटिलिटी बतलाया था बैक्टीरिया का, याद करो। तो मोटिलिटी में मैंने बतलाया था क्या कि मोटिलिटी होता है बेसिकली फ्लैजलम की वजह से, और कुछ कुछ बैक्टीरिया नॉन मोटाइल भी होते हैं। तो नॉन मोटाइल है तो मतलब वहाँ पे फ्लैजलम नहीं है, और मोटाइल है मतलब वहाँ पे फ्लैजलम है। सो अगर मोटाइल हुए तो यहाँ पे एक बेसिकली किसकी वजह से होगा, तो फ्लैजलम की वजह से होगा। और फ्लैजलम के भी आधार पे मैंने तुम्हें बैक्टीरियाज के 6 टाइप बतलाए थे, वो तुम्हें याद होगा। ओके, द साइनोबैक्टीरिया, क्लियर है। यहाँ पे देखो तुम्हारे कौन कौन से आ रहे हैं, तो सबसे पहला आ रहा है तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया, ऑल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन अलगी। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं। हैव ए क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। देखो याद करो, तुम याद करो पीछे का पॉइंट, मोनेरा जो था वो ऑटोट्रॉफ था ना, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहा था ना, साथ ही साथ हेट्रोट्रॉफिक भी कर रहा था। ओके, सो ऑटोट्रॉफिक में दो था ना तुम्हारा, एक था तुम्हारा फोटो ऑटोट्रॉफ, द सेकेंड वन इज कीमो ऑटोट्रॉफ। ओके, सो ये फोटो ऑटोट्रॉफ में तुम्हारा कौन आ जाएगा, तो यहीं पे ना तुम्हारा आ जाएगा साइनोबैक्टीरिया। क्लियर है, यहाँ पे तुम्हारे साइनोबैक्टीरिया आ जाएंगे, जिसके जिसे कि हम ब्लू ग्रीन अलगी के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इनके पास क्या है, तो इनके पास है क्लोरोफिल, यहाँ पे ए। क्लियर है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, एंड जो ग्रीन प्लांट्स में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं वही वाले। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज और, एक चीज तुम्हारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये तो मोनेरा है, और मोनेरा मतलब प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट में तो क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमें पता है कि क्लोरोफिल तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में होता है। सो हेयर बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट नहीं है, बट यहाँ जो क्लोरोफिल है ये प्रेजेंट होगा तुम्हारे साइटोप्लाज्म में, तो ये भी याद रखना। क्लियर है ना, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म सिंपली। ओके, तो ये ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में बेसिकली साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है, यहाँ कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। याद रखना इस बात को, क्योंकि सेल क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल में ही बेसिकली बैक्टीरिया आते हैं। तो और प्रोकैरियोटिक सेल में याद करो तुम्हारे मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, याद है ना, सो दैट्स व्हाई। आगे बढ़ते हैं, एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। समझ गए यहाँ पे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। ओके, फिगर 2.2 यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ब्लू ग्रीन अलगी का यहाँ पे फिगर है। इसमें दो चीज तुम्हें याद रखना है, इस फिगर से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ये जो बीच वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, दिस इज कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, और ये जो बाहर का जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो लेयर दिख रहा है, ये क्या है, तो म्यूसिलिजिनस सीथ। क्लियर है ना, म्यूसिलिजिनस सीथ मतलब तो कि ये क्या होता है, तो चिपचिपा सा होता है। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। शाइनो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, बिल्कुल। देखो बैक्टीरिया में हो तो यूनिसेलुलर ही रहोगे ना, क्योंकि प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर, अभी तक यही हो तुम। इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो तुम अभी प्रोकैरियोट में हो और साथ साथ यूनिसेलुलर में हो। क्लियर है ना, इसके साथ साथ कोलोनियर या फिर फिलामेंटस होते हैं, कॉलोनीज में रहने वाले होते हैं। फिलामेंटस भी देख ही रहे हो, फिलामेंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। फ्रेश वाटर में रहने वाले होते हैं, मेराइन वाटर में रहने वाले होते हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल में टेरेस्ट्रियल मतलब समझ रहे हो, जो लैंड पे रहने वाला हो। क्लियर है ना, यानी एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल दोनों ही हैबिटेट होता है यहाँ बैक्टीरिया का। और अगर बैक्टीरिया की बात करें तो इनका तो हैबिटेट हर जगह है। क्लियर है ना, क्योंकि एक लाइन मैंने बोला था कि बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर, बट यहाँ यू बैक्टीरिया के बारे में देख रहे हैं तो इसका हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, और साथ साथ टेरेस्ट्रियल में। क्लियर है ना, सो ये हो गया तुम्हारे द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनस सीथ। यहाँ पे जेल लाइक सीथ होता है, जेल समझते हो ना, जेली समझते हो, जो बेसिकली तुम्हारा सॉलिड लिक्विड के बीच का एक फेज होता है, जिसे तुम सेमी सॉलिड भी बोल सकते हो। क्लियर है ना, तो जेल लाइक सीथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है, सराउंडेड होता है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो देखो यहाँ पे ये कुछ बेसिकली अलगल ब्लूम वगैरह की बात कर रहा है। क्लियर है ना, तो अलगल ब्लूम यहाँ पे कॉज होता है, वहां पे होता क्या है कि लार्ज नंबर में बेसिकली तुम्हारे ग्रोथ हो जाते हैं बेसिकली। ओके, सो वहां पे अलगल ब्लूम होता है। और आगे बात करते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। क्लियर है ना, इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट में क्या होगा, तो यहाँ तुम्हारा क्या होगा, तो N2 का
फिक्सेशन होगा, क्लियर है ना, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा, क्लियर है ना। सो नॉस्टॉक एंड एनावेना, यहाँ पे तुम्हें एक नॉस्टॉक का एग्जांपल दिखाया गया है जो कि एक ब्लू ग्रीन अलगी है, क्लियर है ना। तो नॉस्टॉक का यहाँ एक एग्जांपल दिखाया है, दूसरा तुम्हारा एनावेना भी होता है, तो ये एग्जांपल याद रखोगे। नॉस्टॉक और एनावेना में तुम्हारे हेट्रोसिस्ट और म्यूसिलेजिनस शीथ बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, और हेट्रोसिस्ट क्या करता है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। फिक्स का कहने का मतलब क्या हुआ कि ये देखो, ये N2 तुम्हारा गैसियस फॉर्म है, क्लियर है ना, और इसे डायरेक्टली प्लांट अपटेक नहीं कर सकता है, क्लियर है ना। सो इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म लाइक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, जिसे कि प्लांट अपटेक कर सके, क्लियर है ना, फ्रॉम द सॉइल एक्चुअली। तो इसी को बेसिकली नाइट्रेट नाइट्राइट में बदलने का काम करता है ये, एंड दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्लियर है ना, और बायोलॉजिकल भी बोलते हैं इसे। देन द सेकंड इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। देखो ऑटोट्रॉप में कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप आ रहा है यहाँ पे। सो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, तो ऑक्सीडाइज various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy from their for their ATP production। तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगा उससे क्या करेगा ये, तो ATP का प्रोडक्शन करेगा अपना, क्लियर है ना। दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। तो इन सभी के रिसाइकलिंग में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कीमोसिंथेटिक का। कीमोसिंथेटिक देखो यहाँ लाइट का यूज नहीं होगा, फोटोसिंथेटिक में अगर बात करते हैं कि लाइट यूज हो रहा है तो बिल्कुल हो रहा है। क्या यहाँ लाइट यूज हो रहा है कीमोसिंथेटिक में, तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्लियर है ना, क्योंकि लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल यहाँ पे है ही नहीं कीमोसिंथेटिक में, क्लियर है ना। तो यहाँ तक समझ में आया, एग्जाम्पल्स वगैरह याद रखोगे यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखोगे यहाँ पे दिया गया है द नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया समझते हो, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में तुम्हारे मोस्टली तुम्हारे क्या होते हैं, तो पैरासिटिक होते हैं या फिर सेप्रोफिटिक होते हैं, क्लियर है ना। सो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या है, तो दे आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, सबसे ज्यादा नेचर में पाए जाते हैं, एंड द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स, और इसमें भी जो मेजोरिटी है वो क्या है, तो डिकम्पोजर्स हैं खास करके, यानी हेट्रोट्रॉफ तो एक तो सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, क्लियर है ना, और उसमें भी सबसे ज्यादा क्या है, तो डिकम्पोजर्स हैं। मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, यानी बहुत सारों का डायरेक्टली बेसिकली ह्यूमन के साथ बहुत सारे ह्यूमंस अफेयर पे बेसिकली डायरेक्ट एक बड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, क्लियर है ना, बड़ा सा इम्पैक्ट होता है। दैट इज कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं ना जो कि यूजफुल होते हैं हमारे लिए, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं ना जो कि हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, क्लियर है ना। तो इस वजह से डायरेक्ट ह्यूमन के साथ रिलेशन है उसका, क्लियर है ना। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये किसका काम है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस, ये तुम्हें याद होगा बचपन में ही पढ़े होगे, क्लियर है ना। सो लैक्टोबैसिलस तुम्हारा कर्ड बनाता है मिल्क से, ओके। देन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन, क्लियर है। तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली वो दवाई होते हैं, ड्रग्स होते हैं जो कि जब हम बीमार होते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे खास करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बेसिकली ये एंटीबायोटिक्स लिया जाता है ताकि उसे किल कर दिया जाए या फिर उसके ग्रोथ को रोक दिया जाए। एक्चुअली एंटीबायोटिक्स का भी अलग अलग टाइप से फंक्शन होता है, ये सब हम पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे बेसिकली, क्लियर है ना। सो ये एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज होता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करता है, कहाँ, लेग्यूम रूट में। लेग्यूम रूट क्या होते हैं, तो जो तुम्हारे पल्सेस होते हैं ना, पल्सेस के जो रूट होते हैं दे आर कॉल्ड लेग्यूमिनस रूट। लेग्यूमिनस रूट में तुम्हारे रूट नोडल्स प्रेजेंट होते हैं, रूट नोडल्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ तुम्हारा याद करो अगर तुम्हें याद आ रहा होगा तो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, क्लियर है ना। और इस बैक्टीरिया और रूट नोडल के बीच में जो बेसिकली एसोसिएशन होता है, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके यहाँ पे रहता है और यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, क्लियर है ना, बदले में से फूड मिल जाता है प्लांट से, ओके। तो यहाँ पे ये समझ में आया तुम्हें, ये सारे क्या हैं, यूजफुल इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन बहुत सारे हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी होंगे। सम ऑफ पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे पैथोजेंस ऐसे हैं जो कि ह्यूमन बींग्स, क्रॉप
फार्म एनिमल्स या पेट्स, इन सभी को बेसिकली डैमेज करता है, यानी इन सभी को एक तरह से बीमारी कॉज कर सकता है, जैसे कि कॉलेरा कॉज करता है, टाइफाइड कॉज करता है, टिटनस कॉज करता है, साइट्रस कैंकर कॉज करता है। क्लियर है ना? तो इन सभी के कॉजल ऑर्गेनिजम्स देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे के स्लाइड्स में। तो सबसे पहला तुम्हारा क्या है? सबसे पहला है तुम्हारा कॉलेरा। तो कॉलेरा जो होता है बेसिकली, ये तुम्हारा कॉज होता है विब्रियो कॉलेरे से। क्लियर है ना? ये समझ गया। सेकंड वन इज टाइफाइड। दूसरा तुम्हारा यहाँ पे सॉरी, टाइफाइड यहाँ पे लिखोगे, एक मिनट। हाँ, दूसरा तुम्हारा क्या है? तो टाइफाइड है। तो टाइफाइड जो तुम्हारा ये कॉज होता है, दिस इज कॉज बाई साल्मोनेला टाइफी। ओके। दिन तीसरा तुम्हारा क्या था? तीसरा टेटनस था, टेटनस, एंड दिस इज कॉज्ड बाई क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ओके, एंड द लास्ट वन इज citrus canker. So this is caused by Xanthomonas citrus. ओके, सो ये सारे बेसिकली डिजीज हैं जो कि कॉज होते हैं इन सारे बैक्टीरिया से। ये सारे के सारे क्या है? तो बैक्टीरियाज हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये चीज हो गया यहाँ पे तुम्हारा नोन डिजीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ओके, ये सारे बेल नोन डिजीज है, तुम लोगों ने नाम भी सुना होगा बेसिकली। देन बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन अगर बात करते हैं तो दे रिप्रोड्यूसेस मेनली बाय फिजन। फिजन समझते हो बेसिकली, बाइनरी फिजन तुम्हारा। क्लियर है ना? फिगर 2.3 देखो यहाँ पे 1 से 2 हो रहा है। क्लियर है? समटाइम्स अंडर फेवरेबल कंडीशन, इसे याद रखोगे जरूर से जरूर। अंडर फेवरेबल कंडीशन क्या करता है? दे प्रोड्यूसेस स्पोर। तो यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन भी हो रहा है। क्लियर है ना? स्पोर्स फॉर्म करते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन। ओके, सॉरी, अनफेवरेबल कंडीशन एक्चुअली। क्लियर है ना? और वही फिर फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करके फिर नए बैक्टीरियाज बना लेंगे। क्लियर है ना? जस्ट लाइक जैसे तुम्हारा फंगी करता है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई ए सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ से ये पॉइंट भी याद रखोगे। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई ए सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाई एडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए। प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए समझते हो? पुराने टाइप, प्रिमिटिव मीन्स पुराना एक तरह समझ लो। क्लियर है ना? डीएनए ट्रांसफर का यूज करता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर, एंड दिस इज कॉल्ड एक्चुअली कॉन्जुगेशन। यहाँ पे क्या करते हैं? तो इसे कॉन्जुगेशन बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे देखना, थोड़ा सा मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा यहाँ पे इलेबरेट कर देता हूँ, समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे देखते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ओके, सो बैक्टीरिया में हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। ओके, तो बैक्टीरिया में देखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे दो तीन तरह से होता है। सबसे पहला होता है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है ना कि एक डोनर होता है बेसिकली। क्लियर है ना? दूसरा तुम्हारा रिसिपिएंट होता है। एक मिनट, एक मिनट। दूसरा तुम्हारा क्या होता है? रिसिपिएंट होता है। क्लियर है ना? और डोनर बेसिकली रिसिपिएंट के कांटेक्ट में आए बिना ही बेसिकली क्या कर जाता है? तो यहाँ पे ये रिसिपिएंट क्या होता है? तो ये यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म कर जाता है, यानी इसमें बदलाव आ जाता है। तो यहाँ पे बस ये पॉइंट याद रखना। जैसे ये तुम जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, जैसे एफ प्लस प्लाज्मिड, एफ माइनस प्लाज्मिड, तो इन सभी चीज़ों को जब पढ़ोगे ना तो यहाँ पे डिटेल में समझ में आएगा। अभी फिलहाल रहने दो, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो याद रखना कि जो डोनर होंगे एंड जो रिसिपिएंट होंगे, ये दोनों डू नॉट कम इन कांटेक्ट। ये दोनों कांटेक्ट में नहीं आएंगे। क्लियर है ना? देन द सेकंड वन इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन।
और ट्रांसडक्शन में तुम्हारा क्या होता है, ये होता है बिटवीन तुम्हारा बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया एंड वायरस, यहाँ पे बेसिकली डीएनए का ट्रांसफर होता है। और यहाँ पे तुम्हारे एग्जाम्पल जैसे हो जाते हैं एस्चेरिचिया कोलाई, पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसे भी। और साथ साथ एक तुम्हारा हो जाता है बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज तो देखो इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे हम लास्ट में, ओके। देन द थर्ड वन इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन, हाँ जिसकी बात कर रहे थे, जहाँ पे एक्चुअल यहाँ पे डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोनर एंड जो रिसिपिएंट होंगे, डोनर एंड रिसिपिएंट ये दोनों कम्स इन कांटेक्ट, ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे, क्लियर है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये सभी याद रखने वाली बात है, ओके। चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब यहाँ पे एक अलग से पॉइंट है माइकोप्लाज्मा के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है और इसमें 2 लाइन से ज़्यादा तो है भी नहीं। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, यहाँ पे बिल्कुल ही सेल वॉल नहीं है, क्लियर है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है, क्लियर है ना। मेनी माइकोप्लाज्मा जो होंगे वो पैथोजेनिक होंगे, पैथोजेनिक मीन्स जो डिजीज कॉज करते हो, कहाँ, तो एनिमल्स में भी और साथ ही साथ प्लांट्स में भी, क्लियर है। यहाँ तक समझ में आया सारा पॉइंट। इसके बाद देखो तुम्हें पढ़ना है बेसिकली किंगडम प्रोटिस्टा, तो किंगडम प्रोटिस्टा को यहाँ शुरू नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि शुरू करेंगे तो फिर पूरा ही पढ़ाएंगे। तो किंगडम प्रोटिस्टा और साथ ही साथ तुम्हारे वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेंस वगैरह, इन सभी को नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे, क्लियर है ना। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट रहा बट कोई नहीं, चलेगा यहाँ तक, क्लियर है ना। तो यहाँ तक समझ में आया। बाकी एमसीक्यू जो है तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर का वो मैं जल्दी करवा दूंगा, क्लियर है। तो यहाँ तक हो गया। तो वीडियो को लाइक करते जाओगे, शेयर करते जाओगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे अगर पहली बार आए हो तो, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, ओके। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।